आज मुझ पर हंस रहे हैं जो कल मेरा गुणगान करेंगे। करके दिखाऊंगा ऐसा कमाल, लोग मुझ पर अभिमान करेंगे। क्या बात है। हाँ, तो सुनने वालों के लिए हो सकता है कि ये पंक्तियां किसी कविता का एक भावुक हिस्सा लगे। बिल्कुल। लेकिन अगर इसे हम व्यवसाय और नेतृत्व के नजरिए से देखें ना, तो ये एक बेहद शक्तिशाली माइंडसेट है। मतलब एक विजनरी फाउंडर की जो सोच होती है ना, वो यही होती है। सही बात है, क्योंकि किसी भी बिजनेस को खड़ा करने में जो सबसे बड़ा संघर्ष होता है ना, वो कोई प्रोडक्ट बनाना या फंडिंग जुटाना नहीं है। वो संघर्ष है सही लोगों को खोजना। मतलब एक गलत हायरिंग आपकी पूरी कंपनी की नींव हिला सकती है। एकदम सही कहा आपने। और इसीलिए आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो टैलेंट एक्विजिशन है, जिसे ज्यादातर लोग बस एक सिरदर्द मानते हैं, हाँ, एक बोझ लगता है सबको। बिल्कुल, तो वो एक व्यवस्थित विज्ञान कैसे बन सकता है। आज का हमारा ये जो पूरा विश्लेषण है ना, वो केजीसी व्यापार वाला के फाउंडर और सीईओ गौरव कुमार, उनके एक बहुत ही शानदार और व्यावहारिक ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट पर आधारित है। हाँ, वो डॉक्यूमेंट मैंने भी देखा है और वो सच में आंखें खोलने वाला है ना। और आज का हमारा मिशन यही जानना है कि एक साधारण कर्मचारी की जगह अपनी कंपनी के लिए नवरत्न, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग कैसे ढूंढे जाते हैं। ये एक ऐसा विषय है जो हर उस इंसान से जुड़ा है जो एक टीम चलाता है। क्योंकि इस ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट का जो सबसे अहम निष्कर्ष निकल कर आता है वो ये है कि हायरिंग सिर्फ कुछ खाली कुर्सियां भरने का काम नहीं है। मतलब ये कोई साधारण एचआर का काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये केवल एक एचआर प्रक्रिया तो बिल्कुल नहीं है। अगर हम गहराई से देखें तो ये मार्केटिंग, मनोविज्ञान और भविष्य के निर्माण का एक मिला-जुला विज्ञान है। मनोविज्ञान और मार्केटिंग ये काफी भारी शब्द है। हाँ, क्योंकि देखिए, एक कंपनी का प्रोडक्ट कितना भी बेहतरीन क्यों ना हो, अगर उसे बनाने वाले, उसे बेचने वाले और उसे संभालने वाले लोग सही नहीं है ना, तो वो फेल हो जाएगा एकदम। वो प्रोडक्ट कभी सफल हो ही नहीं सकता। टैलेंट एक्विजिशन असल में कंपनी के भविष्य का कच्चा माल इकट्ठा करने की प्रक्रिया है। कच्चा माल, ये बहुत अच्छी बात कही। और इसी कच्चे माल को इकट्ठा करने की इस प्रक्रिया का जो सबसे पहला कदम है, जिसे हम सोर्सिंग कहते हैं, हाँ, सोर्सिंग, वहां पर एक बहुत ही दिलचस्प चुनौती सामने आती है। इस फ्रेमवर्क में एक एनालॉजी दी गई है जिसने मेरे दिमाग में एकदम मतलब स्पष्ट तस्वीर बना दी। वो ब्राउजर टैब वाली एनालॉजी। हाँ, वही। कल्पना कीजिए कि कोई एक लैपटॉप पर काम कर रहा है और उसमें एक साथ 3000 ब्राउजर टैब खुले हुए हैं। बाप रे, सिस्टम क्रैश हो जाएगा। बिल्कुल क्रैश हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट कहता है कि बिना किसी सही फिल्टर के टैलेंट खोजना बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो मतलब भूसे की ढीर में सुई खोजने जैसा हो गया ना, जहाँ हर कोई बस एक जैसा रेज्यूमे लेके खड़ा है। हाँ, और सब एक ही जैसी बातें बोल रहे हैं। वही तो। और फिर फ्रेमवर्क ये भी कहता है कि रिक्रूटमेंट असल में मार्केटिंग है। आपको कर्मचारियों को ग्राहकों की तरह आकर्षित करना होता है। लेकिन यहाँ मेरा दिमाग एक सवाल पर आकर पड़ता है। बताइए। अगर ये इतना ही उलझा हुआ है, तो क्या सिर्फ एक अच्छी मार्केटिंग कैंपेन चला देना या एक बहुत ही शानदार जॉब विज्ञापन लिख देना ही काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। या इसके पीछे की जमीन तैयार करने के लिए कोई गहरी रणनीति होनी चाहिए? देखिए, मार्केटिंग केवल तब काम करती है जब आपका प्रोडक्ट मजबूत हो। हाँ। और हायरिंग की दुनिया में आपका प्रोडक्ट क्या है? वो है आपका जॉब रोल जो आप ऑफर कर रहे हैं। अच्छा, रोल ही प्रोडक्ट है। बिल्कुल। अगर मार्केटिंग के जरिए आपने लोगों को बुला भी लिया, मान लीजिए बहुत अच्छी ऐड चलाई और लोग आ गए, लेकिन अंदर आकर उन्हें पता चला कि जॉब प्रोफाइल पूरी तरह से खोखली है, तो वो टिकेंगे नहीं। हाँ, वो लोग जितनी तेजी से आएंगे उतनी ही तेजी से वापस चले जाएंगे। और यहीं पर इस डॉक्यूमेंट का सबसे मजबूत सिद्धांत लागू होता है। फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। मतलब अगर योजना नहीं बनाई तो फेल होने की योजना बन गई। एकदम सही। इसीलिए कोई भी जॉब पोस्ट करने से पहले इसमें 15 सूत्रीय तैयारी का एक बहुत ही कड़ा नियम बताया गया है। 15 पॉइंट्स? हाँ, 15 पॉइंट्स। और ये सिर्फ एक खाना पूर्ति नहीं है, ये पूरे हायरिंग की नींव है। वो 15 पॉइंट्स की जो चेकलिस्ट है ना, वो सच में आंखें खोलने वाली लगी मुझे। मतलब आमतौर पर कंपनियां करती क्या हैं? बस एक विज्ञापन निकाल देती हैं। हाँ, एक जॉब टाइटल लिखती हैं, हमें एक मार्केटिंग मैनेजर चाहिए, थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां लिख देती हैं और फिर उम्मीद करती हैं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन टैलेंट खुद ब खुद उनके दरवाजे पर आ जाएगा। और यहीं से सारी समस्याओं की शुरुआत होती है। उस 15 पॉइंट की तैयारी का मतलब है कि आपको
हर छोटी से छोटी बारीकी पहले से पता होनी चाहिए। जैसे जॉब टाइटल क्या होगा, शिफ्ट की टाइमिंग क्या होगी, काम करने की लोकेशन हाइब्रिड होगी या ऑफिस से आना पड़ेगा, और सबसे महत्वपूर्ण केपीआई और केआरआई क्या होंगे। केपीआई और केआरआई ये थोड़ा समझाएंगे? बिल्कुल। केपीआई मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ये बताता है कि कर्मचारी का रोजमर्रा का प्रदर्शन कैसा है। अच्छा। और केआरआई मतलब की रिजल्ट इंडिकेटर, जो बताता है कि अंत में बिजनेस को उस व्यक्ति से क्या परिणाम मिला। हाँ, मतलब सिर्फ मेहनत नहीं, नतीजा क्या निकला। एकदम। और अगर ये दोनों चीजें पहले से तय नहीं है ना, तो आप कर्मचारी के काम को मापेंगे कैसे? इसके अलावा उस रोल के लिए व्यक्ति में क्या स्ट्रेंथ या खूबियां होनी चाहिए, उसकी शैक्षिक पृष्ठभूमि क्या होनी चाहिए। हाँ, और वो कितनी बड़ी टीम को हैंडल करेगा, रिपोर्टिंग किसे करेगा, ये सब कुछ लिखित में होना चाहिए। इस पूरी लिस्ट में ना मुझे एक बात में सबसे ज्यादा चौंकाया। कौन सी बात? वो था चुनौतियों का जिक्र, मतलब चैलेंजेस। आमतौर पर तो मैंने देखा है कि एक जॉब डिस्क्रिप्शन में कंपनी की बहुत अच्छी तस्वीर पेश की जाती है। हाँ, वी आर अ फैमिली वाला माहौल। बिल्कुल, हमारे यहाँ बहुत अच्छा माहौल है, हम एक परिवार की तरह हैं, हर शुक्रवार पिज्जा मिलता है। हाँ। लेकिन ये फ्रेमवर्क कहता है कि इस रोल में आने वाली असली चुनौतियों और मुश्किलों को पहले ही डॉक्यूमेंट कर लो। तो मतलब ये तो किसी को डराने जैसा नहीं हो गया? डराना नहीं, इसे मैं पारदर्शिता कहूंगा। अच्छा भी है। जो लोग सिर्फ आराम की नौकरी ढूंढ रहे हैं, वो उन चुनौतियों को देखकर पहले ही भाग जाएंगे। इससे कंपनी का कितना समय बचेगा, और फिल्टर भी हो जाएंगे लोग। बिल्कुल। और जो इंसान उन चुनौतियों को पढ़कर भी अप्लाई करता है, इसका मतलब है कि उसमें उन समस्याओं से लड़ने का मादा है, वो सच में काम करना चाहता है। सही कहा। अगर आप ये 15 तैयारियां नहीं करते हैं, जिसमें सैलरी की उम्मीदें और उम्मीद यात्रा की जरूरतें भी शामिल हैं, तो नतीजे भयानक होते हैं। कैसे? बिना तैयारी के आप गलत लोगों को हायर कर लेते हैं, और फिर क्या होता है? फिर पूरी लीडरशिप अपना कीमती समय उस इंसान को रिपेयर करने में, उसे सुधारने में लगा देती है। बाप रे, ये बहुत ही सटीक बात है। अगर तैयारी नहीं की तो बिजनेस बढ़ाने की जगह आप बस गलतियों की मरम्मत ही करते रह जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, अब इस प्रक्रिया को एक कदम और आगे ले जाते हैं। मान लेते हैं कि हमारी तैयारी पूरी हो गई, मार्केटिंग भी बहुत अच्छी हुई, और अब दरवाजे पर 500 उम्मीदवार खड़े हैं। हाँ, भीड़ आ गई। असली खेल तो अब शुरू होता है ना। इतनी बड़ी भीड़ में से उस एक हीरे को कैसे पहचाना जाए? क्योंकि रेज्यूमे तो सबके एक जैसे लगते हैं, वही फॉन्ट, वही टेम्पलेट। हाँ, सबने ChatGPT से लिखवाया होता है। बिल्कुल। तो यहाँ स्रोत में केजीसी व्यापार वाला के एक बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव की चर्चा की गई है, स्किल विल मैट्रिक्स असेसमेंट। ये बहुत पावरफुल टूल है। मुझे भी ऐसा ही लगा। ये सिर्फ टैलेंट मापने का तरीका नहीं लगता, बल्कि इंसान की फितरत समझने का टूल लगता है। हाँ, क्योंकि पारंपरिक तौर पे कंपनियां सिर्फ ये देखती हैं कि किसी इंसान के पास डिग्री क्या है और उसे काम करना आता है या नहीं, जिसे हम स्किल कहते हैं। हाँ, स्किल तो जरूरी है, लेकिन ये मैट्रिक्स एक बहुत गहरा सवाल पूछता है। काम करना आता तो है, लेकिन क्या वो इंसान वो काम करना चाहता भी है? अच्छा, मतलब उसकी नीयत है या नहीं? यही विल यानी इच्छा शक्ति है। एक इंसान जिसके पास बहुत स्किल है लेकिन विल एकदम शून्य है, वो कंपनी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। क्योंकि वो काम कर सकता है पर करेगा नहीं, और दूसरों को भी डिमोटिवेट करेगा। एकदम सही पकड़ा आपने। इसके अलावा इस असेसमेंट में स्केलेबिलिटी देखी जाती है। स्केलेबिलिटी मतलब क्या कल को जब कंपनी बड़ी होगी तो क्या ये इंसान बड़ी जिम्मेदारियां उठा पाएगा, या ये अपनी लिमिट पे पहुंच चुका है। समझ गई। और फिर प्रॉफिटेबिलिटी भी देखी जाती है कि क्या ये इंसान कंपनी में कोई वैल्यू जोड़ रहा है या सिर्फ एक खर्च बनकर रह जाएगा। हाँ। लेकिन इस पूरे मूल्यांकन का जो सबसे दार्शनिक और महत्वपूर्ण हिस्सा मुझे लगा, वो है विजन का अलाइनमेंट। विजन का अलाइनमेंट। स्रोत में इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किए गए ना, वो सच में दिमाग में छप जाते हैं। बिल्कुल हेड एंड हार्ट वाला। हाँ, कहा गया है कि जो लोग आपके विजन से जुड़ते हैं, वो अपना दिमाग और दिल यानी हेड एंड हार्ट साथ लेकर आते हैं, और जो नहीं जुड़ते वो क्या करते हैं? जो आपके विजन से नहीं जुड़ते, वो सिर्फ अपने हाथ और पैर यानी हैंड्स एंड लेग्स लेकर आते हैं। हाथ और पैर मतलब बस मजदूरी करने आते हैं। बिल्कुल, वो एक मजदूर की मानसिकता के साथ आते हैं। हाँ। उन्हें आप जितना कहेंगे वो उतना ही करेंगे, और फिर घड़ी देखकर ठीक 5 बजे घर चले जाएंगे। हाँ, ऐसे लोग मैंने देखे हैं बहुत। और अगर कोई समस्या आएगी ना, तो वो आपके पास आकर बस इतना कहेंगे, सर ये काम नहीं हो रहा, और समाधान नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं। लेकिन जो इंसान विजन के साथ जुड़ा है, जिसका दिल उस काम में लगा है,
वो समस्या के साथ साथ उसका समाधान भी लेकर आएगा। क्योंकि वो ओनरशिप लेता है एकदम। वो ये नहीं सोचेगा कि ये मेरा काम नहीं है, वो सोचेगा कि ये मेरी कंपनी है। और ऐसे ही लोग आगे चलकर ए कैटेगरी के कर्मचारी बनते हैं। ए कैटेगरी। अच्छा, अब यहाँ मुझे थोड़ा रुकना होगा और एक सवाल उठाना होगा। जी पूछिए। जब हम ये ए कैटेगरी की बात करते हैं तो ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है। सुनने वालों के मन में भी आ सकता है कि यार हर कोई तो स्टीव जॉब्स या एलन मस्क नहीं हो सकता ना। हाँ, ये एक आम धारणा है। तो क्या हर आम इंसान ए कैटेगरी का हो सकता है? और असल दुनिया में इस ए कैटेगरी को मापा कैसे जाए? क्योंकि ये सिर्फ एक हवाई शब्द नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही जायज संदेह है और इसीलिए इस फ्रेमवर्क ने इसे हवाई नहीं रखा है। ए कैटेगरी के इंसान को पहचानने के लिए 4 बहुत ही स्पष्ट स्तंभ दिए गए हैं। 4 स्तंभ कौन कौन से? पहला है पोटेंशियल, यानी संभावना। क्या ये इंसान आज जहां है कल उससे बेहतर बन सकता है? क्या इसमें सीखने की भूख है? हाँ, भूख होनी चाहिए। दूसरा है परफॉर्मेंस। भूतकाल में इसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है जी। इसने पहले जहां काम किया वहां क्या झंडे गाड़े हैं? बिल्कुल। और तीसरा है पावरफुल स्किल। जिस विशिष्ट काम के लिए, जिस पर्टिकुलर रोल के लिए उसे लाया जा रहा है, क्या उसमें उसकी गहरी पकड़ है? एक्सपर्टीज। हाँ। और चौथा, जिस पर हमने अभी विस्तार से बात की, वो है विल, यानी काम करने की इच्छा। अगर ये चारों चीजें किसी एक इंसान में मिलती हैं तो वो ए कैटेगरी का है। अच्छा। स्रोत में एक बहुत ही डराने वाली सच्चाई भी बताई गई है इस बारे में। वी कैटेगरी वाली बात? हाँ, अगर कोई फाउंडर सोचता है कि चलो ए नहीं मिला, बी कैटेगरी के इंसान से ही काम चला लेते हैं, तो ये समझौता बहुत भारी पड़ता है आगे जाकर। बहुत ज्यादा भारी पड़ता है। उसमें कहा गया है कि बी कैटेगरी के लोग हमेशा सी कैटेगरी का काम करेंगे। हाँ। उनकी जो रिपोर्टिंग होगी वो डी कैटेगरी की होगी। और देखते ही देखते बहुत जल्द आपकी पूरी की पूरी कंपनी ई कैटेगरी की बन जाएगी। एकदम सही। मतलब अगर आप टॉप टैलेंट पर थोड़ा सा भी समझौता करते हैं तो पतन निश्चित है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ए कैटेगरी का इंसान हमेशा अपने आसपास ए कैटेगरी का ही माहौल बनाना चाहता है। वो मीडियोक्रिटी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिल्कुल, वो औसत दर्जे के काम को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। इसके अलावा इस फ्रेमवर्क में 2 और गुणों पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। वो क्या है? एक है हाई एनर्जी और दूसरा है फोकस। हाई एनर्जी मतलब क्या वो हमेशा कूदता रहे ऑफिस में? नहीं, हाई एनर्जी का मतलब सिर्फ जोर जोर से बोलना या कूदना नहीं है। इसका मतलब है काम को लेकर ऐसा उत्साह, एक ऐसी ड्राइव कि एक इंसान अपने दम पर 3 लोगों के बराबर का काम खींच ले। अच्छा, आउटपुट हाई हो। हाँ, और अगर कोई सुस्त इंसान टीम में आ गया ना, तो वो बाकी लोगों की ऊर्जा भी चूस लेता है। ये तो मैंने भी महसूस किया है। एक नेगेटिव इंसान पूरे कमरे का मूड खराब कर देता है। और जो दूसरा गुण आपने बताया, फोकस, उसके बारे में स्रोत में जो लाइन है वो तो कमाल की है। हाँ, वो रायते वाली लाइन। हाँ, फैले हुए रायते में से एक ऐसी चीज उठा लेना जिससे पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। ये बहुत डीप बात है। मतलब कंपनी में एक साथ 100 काम चल रहे होंगे, 100 परेशानियां होंगी, लेकिन एक नवरत्न हर चीज में हाथ नहीं डालता। वो हर जगह नहीं भागता। बिल्कुल, वो उस एक सबसे महत्वपूर्ण लीवर को पहचानता है जिसे खींचने से पूरी कंपनी की दिशा बदल सकती है। यही फोकस है। तो ये तो हो गई पहचान की बात, लेकिन अब आते हैं सबसे मुश्किल पड़ाव पर, इंटरव्यू। हाँ, इंटरव्यू की टेबल। जब एक उम्मीदवार सामने बैठा है तो वो तो अपना सबसे अच्छा चेहरा ही दिखाएगा ना। बिल्कुल, सूट बूट पहनकर। हाँ, और रटे रटाए जवाब लेकर आया वो। ऐसे में इस हाई एनर्जी और फोकस को कैसे पकड़ें? कोई कैसे पहचाने कि ये असल में कैसा है? यहीं पर इंटरव्यू लेने की जो पारंपरिक व्यवस्था है ना, वो पूरी तरह से फेल हो जाती है। मतलब वो जो पुराने तरीके हैं। हाँ, वो पुराना तरीका जहाँ एक बॉस बड़ी सी टेबल के उस पार गंभीर चेहरा बनाकर बैठा है और कैंडिडेट पसीने पसीने हो रहा है, वो तरीका अब बिल्कुल काम नहीं आता। हाँ, वो तो इंटेरोगेशन लगता है। बिल्कुल, ऐसे प्रेशर कुकर वाले माहौल में इंसान तुरंत डिफेंसिव हो जाता है। वो अपने ऊपर एक नकाब ओढ़ लेता है और सिर्फ वो बातें बोलता है जो उसे लगता है कि बॉस सुनना चाहता है। और इसी नकाब को उतारने के लिए ना स्रोत एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीका सुझाता है। रिलैक्स करने वाला। हाँ, कैंडिडेट को इतना आरामदायक, इतना रिलैक्स कर दो कि वो भूल ही जाए कि उसका इंटरव्यू चल रहा है। कॉफी पिलाओ, कैजुअल बात करो। बिल्कुल, एक गपशप का एक अनौपचारिक माहौल बना दो। क्योंकि जब इंसान रिलैक्स होता है ना, जब उसके दिमाग से ये प्रेशर हट जाता है कि उसे जज किया जा रहा है, तब उसकी असलियत बाहर आती है। सही बात है। उसका असली एटीट्यूड, उसका कैरेक्टर सामने आता है। जो सीरियस और रटे रटाए जवाब है वो किसी काम के नहीं होते।
असली जवाब बातों बातों में निकलते हैं। और बातों बातों में असली जानकारी निकालने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या पूछना है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है ये जानना कि क्या नहीं पूछना है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, क्या नहीं पूछना चाहिए। फ्रेमवर्क बहुत सख्ती से उन सवालों को बैन करता है। जैसे किसी का धर्म पूछना, उसकी राजनीतिक विचारधारा पूछना, या ये पूछना कि वो शादीशुदा है या सिंगल। अरे ये तो बहुत पर्सनल सवाल है। बिल्कुल, ये सवाल एक तो बेहद निजी हैं और दूसरा इनका किसी इंसान के काम करने की क्षमता से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल नहीं है। एक प्रोफेशनल इंटरव्यू में इनकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तो फिर उन रटे रटाए जवाबों को तोड़ने के लिए, असली बातें निकालने के लिए पूछना क्या चाहिए? इस ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट में कुछ बहुत ही चतुर और ओपन एंडेड सवालों की सूची है। हाँ, वो लिस्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे आपकी ड्रीम जॉब क्या है, या फिर एक सवाल जो मुझे पूरी तरह से एक ट्रैप लगा, मतलब एक जाल लगा। कौन सा? वो पिछली कंपनी वाला? हाँ, अपनी पिछली कंपनी की सबसे अच्छी और 3 सबसे बुरी चीजें बताइए। जब कोई कैंडिडेट ये सवाल सुनता है तो उसे लगता है कि चलो मुझे भड़ास निकालने का मौका मिल गया। और यही वो फंस जाता है। यही वो मनोविज्ञान है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ। कैसे? थोड़ा समझाइए। देखिए, जब आप किसी से पिछली कंपनी की 3 सबसे बुरी चीजें पूछते हैं तो आप असल में उसकी पिछली कंपनी का मूल्यांकन नहीं कर रहे होते। अच्छा। आप उस व्यक्ति के कैरेक्टर का मूल्यांकन कर रहे होते हैं। समझी। क्या वो छोटी छोटी बातों पर शिकायत करता है? क्या वो अपनी गलतियों का इल्जाम भी अपने पुराने बॉस पर डाल रहा है? हाँ, विक्टिम कार्ड खेल रहा है। बिल्कुल। या फिर वो वाकई किसी कंस्ट्रक्टिव और ढांचागत समस्या की बात कर रहा है? इससे उसका माइंडसेट पता चलता है। ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है। इसके अलावा और भी सवाल हैं, जैसे आप स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं, या मजे के लिए वीकेंड पर आप क्या करते हैं। इससे क्या पता चलता है? ये सवाल ये समझने में मदद करते हैं कि क्या उस व्यक्ति का मानसिक संतुलन सही है, क्या उसका जीवन सिर्फ काम तक सीमित है, या वो एक सुलझा हुआ इंसान है जो लाइफ को बैलेंस कर सकता है। बहुत खूब। स्रोत में ना हायरिंग को लेकर एक बहुत ही मजेदार एनालॉजी भी दी गई है। इसे डेटिंग से जोड़ा गया है। हाँ, डेटिंग वाली एनालॉजी पहली बार सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि हायरिंग और डेटिंग, लेकिन गहराई से सोचे तो ये बिल्कुल सटीक बैठता है। कैसे? हायरिंग भी एक तरह का रिश्ता है जिसे संवारना पड़ता है, समय देना पड़ता है। आप किसी के साथ बस एक मुलाकात में या एक इंटरव्यू में पूरी जिंदगी का फैसला नहीं ले सकते। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए कहा गया है कि अनुभव से ज्यादा एटीट्यूड को हायर करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी में स्किल की थोड़ी बहुत कमी है तो उसे ट्रेनिंग देकर सिखाया जा सकता है। लेकिन अगर उसका कैरेक्टर और एटीट्यूड ही खराब है तो उसे बदलना लगभग नामुमकिन है। एकदम। और क्योंकि ये एक लंबे कमिटमेंट का रिश्ता है, इसीलिए भरोसा बहुत जरूरी है। फ्रेमवर्क में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पर भी बहुत जोर दिया गया है। हाँ, वो भी जरूरी है। विशेष रूप से जब आप किसी सीनियर लीडरशिप रोल के लिए हायरिंग कर रहे हो, आप केवल रेज्यूमे पर लिखी बातों पर आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते। तो और क्या चेक करना चाहिए? उनकी करियर हिस्ट्री, उनकी मेडिकल हिस्ट्री और उनके पिछले संस्थानों से व्यक्तिगत बातचीत करना, रेफरेंस चेक करना। हाँ, ये सब एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है ताकि भविष्य में कोई अप्रिय सरप्राइज ना मिले, कोई शॉक न लगे बाद में। बिल्कुल। चलिए अब इस पूरी यात्रा के उस पड़ाव पर आते हैं जहां ज्यादातर बिजनेस ओनर सबसे बड़ी गलती करते हैं, पोस्ट हायरिंग। हाँ, मान लीजिए हमने 15 पॉइंट की तैयारी कर ली, स्किल विल जांच लिया, रिलैक्स माहौल में बेहतरीन सवाल पूछकर एक कैटेगरी का इंसान ढूंढ भी लिया। अब वो इंसान कंपनी में आ गया है। अब असली टेस्ट शुरू होता है लीडरशिप का। बिल्कुल। लेकिन स्रोत में एक समस्या का जिक्र है जिसे लेबर के तेवर का नाम दिया गया है। हाँ, लेबर के तेवर, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ये असल में एक ऐसा मनोवैज्ञानिक डर है जो लीडर्स के अंदर होता है कि अगर मैंने अपने इस टॉप परफॉर्मर की बहुत तारीफ कर दी या उसे उसकी अहमियत बता दी तो कहीं वो सिर पर ना चढ़ जाए, कहीं उसके नखरे ना बढ़ जाए। ये मैनेजमेंट की दुनिया का एक बहुत ही क्लासिक डायलेमा है। बहुत से बॉस अपने अच्छे कर्मचारियों की तारीफ सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से कर्मचारी आलसी हो जाएगा या कल को ज्यादा पैसे मांगने लगेगा। हाँ, इनसिक्योरिटी होती है। लेकिन इसका जो समाधान फ्रेमवर्क में दिया गया है वो बहुत प्रैक्टिकल है। स्कोरबोर्ड चालू रखो। स्कोरबोर्ड? हाँ। मतलब डेटा? हाँ, मैनेजमेंट को अपनी भावनाओं या डर के आधार पर फैसले नहीं लेने चाहिए बल्कि डेटा के आधार पर लेने चाहिए। अगर आपका स्कोरबोर्ड साफ दिखा रहा है कि कोई इंसान असाधारण काम कर रहा है, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा रहा है, तो बेझिझक उसकी तारीफ होनी चाहिए, उसे रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो मतलब अगर कोई सच में नवरत्न है
तो उसे सिर पर बिठाने में कोई बुराई नहीं है। कोई बुराई नहीं है, बल्कि सच्चाई तो यह है कि जो टॉप परफॉर्मर है, जो असल में कंपनी का भार उठा रहा है, अगर वो आपके सिर पर बैठा भी है ना, तो आपको हल्का ही लगेगा। वाह, क्या बात है। समस्या वो लोग हैं जो काम कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन नखरे दिखा रहे हैं। हाँ, वो भारी लगते हैं। बिल्कुल। जब आप स्कोरबोर्ड पारदर्शी लगते हैं तो ऐसे लोगों को खुद ब खुद आईना दिख जाता है। उन्हें पता चल जाता है कि डेटा उनके खिलाफ है। सही बात है। और इसी से जुड़ा एक बहुत कड़वा सच स्रोत में बताया गया है। वो क्या? अगर आपको अपनी टीम को बहुत टाइटली मैनेज करना पड़ रहा है, अगर आपको हर रोज डंडा लेकर उनके सिर पर खड़ा होना पड़ रहा है कि भाई काम करो काम करो, माइक्रो मैनेजमेंट करना पड़ रहा है। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बहुत अच्छे या सख्त मैनेजर हैं। तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि आपने हायरिंग ही गलत की है। आपने उन लोगों को काम पर रख लिया है जिनमें विल ही नहीं है। उफ, ये एक बहुत तगड़ा रियलिटी चेक है उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि माइक्रो मैनेजमेंट करना अच्छी लीडरशिप है। बिल्कुल। अच्छा, अब मान लेते हैं कि हमने सही इंसान को हायर कर लिया है। उसके बाद शुरू होता है ऑनबोर्डिंग का चरण। ऑनबोर्डिंग। सुनने वालों के लिए ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि डेटा बताता है एक कर्मचारी को कंपनी में पूरी तरह से ढलने और अपना 100% देने में 8 से 12 महीने का समय लग जाता है। जी बिल्कुल लगता है। और अगर शुरुआती ऑनबोर्डिंग सही हो तो 69% संभावना बढ़ जाती है कि वो इंसान कंपनी में लंबे समय तक टिकेगा। डेटा झूठ नहीं बोलता। लेकिन ज्यादातर कंपनियां सोचती क्या है कि पहले दिन एक लैपटॉप दे दिया, एक डायरी दे दी, एचआर ने स्वागत कर दिया, बस हो गई ऑनबोर्डिंग। हाँ, एक बॉक्स टिक कर दिया। लेकिन इस फ्रेमवर्क में इसे 4 C's के मनोवैज्ञानिक ढांचे में बांटा गया है। ये 4 C's बहुत जरूरी है। पहला सी है कंप्लायंस, मतलब नियम कानून, फिर क्लैरिटी स्पष्टता, फिर कल्चर संस्कृति और अंत में कनेक्शन। तो ये ढांचा असल में काम कैसे करता है? देखिए, ये ढांचा ना एक नए कर्मचारी के डर और असुरक्षा को खत्म करने का काम करता है। अच्छा। मान लीजिए कोई नया इंसान कंपनी में आता है, वो डरा हुआ है। सबसे पहले उसे कंप्लायंस की जरूरत होती है। उसे पता होना चाहिए कि हाँ के नियम क्या हैं, क्या करना अलाउड है और क्या नहीं, टाइमिंग्स क्या हैं, लीव पॉलिसी क्या है। ये सब उसे एक बाउंड्री देता है ताकि वो गलती करने से ना डरे, उसे पता हो क्या सही है। बिल्कुल। उसके बाद आती है क्लैरिटी। काम की क्लैरिटी। हाँ, उसे बिल्कुल साफ साफ पता होना चाहिए कि उसका रोज का काम क्या है और साल के अंत में उसकी सफलता को कैसे मापा जाएगा। आप किसी को बिना लक्ष्य दिखाए तीर चलाने को नहीं कह सकते। ये तो है। और फिर आता है कल्चर और कनेक्शन। हाँ, क्योंकि अगर इंसान को काम पता है लेकिन वो माहौल में सेट नहीं हो पा रहा है तो भी वो टूट जाएगा और चला जाएगा। कल्चर में क्या आता है? कल्चर का मतलब है कंपनी की आत्मा। यहाँ लोग एक दूसरे से बात कैसे करते हैं, कंपनी का विजन क्या है। स्रोत साफ कहता है कि इसके लिए कम से कम 3 दिन की ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होनी चाहिए। 3 दिन? हाँ, ये जरूरी है। और चौथा सी यानी कनेक्शन, ये शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला पहलू है। मतलब लोगों से जान पहचान। हाँ, एक नया कर्मचारी ऑफिस में आता है, उसे पता ही नहीं होता कि यार मेरी आईटी की समस्या है तो किससे मिलना है, या मेरा एचआर कौन है। वो खोया खोया रहता है। स्थापित नहीं किए तो वो इंसान खुद को एक फ्रीलांसर या बाहरी ठेकेदार की तरह महसूस करेगा, टीम का हिस्सा नहीं। और फिर वो अपनापन नहीं आएगा। एकदम। पहले 3 महीने उस पर पूरा ध्यान देना, एक मेंटर असाइन करना, ये सब ऑनबोर्डिंग का ही हिस्सा है। मतलब ये कोई एक दिन का इवेंट नहीं है, ये एक ऐसा ब्रिज है जिस पर चलकर एक अजनबी इंसान कंपनी का वफादार सिपाही बनता है। बहुत सही कहा आपने। अगर हम आज के इस पूरे गहरे विश्लेषण को समेटें तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। टैलेंट खोजना सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक लीडरशिप का काम है। जो भी बिजनेस ओनर अपनी कंपनी को अगले स्तर पर ले जाना चाहता है, उसके लिए केजीसी व्यापार वाला का ये फ्रेमवर्क ये साबित करता है कि आपको बस अपने से ज्यादा समझदार, अपने से ज्यादा काबिल लोगों को खोजना है और उन्हें सही माहौल देना है। और यहीं पर इस पूरी चर्चा का सबसे गहरा और शायद कई लीडर्स को बेचैन कर देने वाला पहलू सामने आता है। वो क्या? फ्रेमवर्क का अंतिम सत्य यह है कि अपने से ज्यादा ब्राइट और होशियार व्यक्ति को हायर करें और फिर उसके रास्ते से हट जाएं। उसके रास्ते से हट जाएं। ये बोलने में जितना आसान लगता है ना, असल जिंदगी में एक फाउंडर के लिए ये उतना ही मुश्किल है। यही सबसे बड़ा विरोधाभास है पूरी हायरिंग का। टैलेंट खोजना एक यांत्रिक प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन उस टैलेंट को फलने फूलने देना ये एक मानसिक चुनौती है। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या आज के लीडर्स सच में अपना अहंकार, अपना ईगो छोड़ने के लिए तैयार हैं? ये बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जब एक फाउंडर अपनी कंपनी बनाता है तो उसे लगता है कि हर चीज पर उसका ही नियंत्रण होना चाहिए। वो अपना बच्चा समझता है कंपनी को। हाँ, लेकिन जब आप एक ए कैटेगरी के नवरत्न को लाते हैं
तो वो आपके बनाए हुए पुराने नियमों को तोड़ेगा, वो काम करने के नए तरीके लाएगा जो शायद आपको समझ ना आए शुरुआत में। तो क्या आप उस इंसान को आज़ादी देने के लिए खुद को पीछे करने के लिए तैयार हैं? टैलेंट खोजना एक बात है, लेकिन क्या कंपनियां उस टैलेंट की आज़ादी को संभालने के लिए खुद तैयार हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक बैरियर है जिसे पार किए बिना कोई भी बिजनेस महान नहीं बन सकता। ये सच में गहराई से सोचने वाली बात है। सारा सिस्टम, सारी मार्केटिंग और सारे फ्रेमवर्क धरे के धरे रह जाएंगे अगर लीडर खुद ही अपने उस टॉप टैलेंट के रास्ते का रोड़ा बन जाए। बिल्कुल सही। आज मुझ पर हंस रहे हैं जो, वो कल मेरा गुणगान करेंगे। ये कमाल तभी हो सकता है जब आप न केवल सही लोगों को चुनें, बल्कि उन्हें अपना कमाल दिखाने का खुला आसमान भी दें। एकदम सही बात है। आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है अगली बार जब आप किसी का इंटरव्यू लेंगे या किसी को हायर करेंगे तो ये फ्रेमवर्क आपको एक नई दिशा दिखाएगा और आपकी सोच बिल्कुल बदल चुकी